हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज फिर हमारी जो वीडियो थी द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का पार्ट 2 लेकर हम आए हैं, जिसमें हमने आर्थिक जो कारण थे उनके बारे में डिस्कस किया था पिछले पार्ट में। अंतिम टॉपिक हमारा यही रहा। अब शुरू करते हैं इसी का अगला टॉपिक, एक्सपेंस ऑन मिलिट्री एस्पेक्ट्स। एक कारण ये भी रहा सोवियत यूनियन के विघटन का कि जो सोवियत इकनॉमी थी उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया रिसोर्सेज का मेंटेन करने के लिए। न्यूक्लियर्स मिलिट्री के डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। सैटेलाइट स्टेट्स जो हैं यूरोप के, उनके लिए रिसोर्सेज का यूज़ किया गया। दूसरा इसमें कारण रहा अवेयरनेस ऑफ पीपल। लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे थे। जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जनता थी, वो जानने लगी थी अपने राजनीतिक अधिकारों को, आर्थिक आकांक्षाओं को। उनको पूरा करने में भी कहीं ना कहीं सोवियत सिस्टम विफल रहा और यही कारण रहा कि कुछ समय बाद सोवियत सिस्टम जो है एक कैपिटलिज्म सिस्टम को बेटर मानने लगा। जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म सिस्टम था वो कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए पॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली एक शॉक के रूप में दिखाई दिया। अब इसी में कुछ पॉलिटिकल सेंस अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन के, तो यहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और जो कहें ऑर्डिनरी पीपल के लिए तो जीवन स्तर की जो सुविधाएं थी वो बहुत निम्न स्तर की थी, मतलब न्यूनतम स्तर की जीवन सुविधाएं मिली थी। बट कोई भी बेरोजगारी उस समय नहीं थी। सोवियत व्यवस्था पूरी तरह से अगर कहें तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसने पूरा 70 ईयर्स तक रूल किया। एक सिंगल पार्टी डोमिनेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी पूरी तरह से जो सोवियत प्रणाली थी ये एक प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम था। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लीडर है जिनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, रोल ऑफ गोर्बाचेव। ये जो लीडर हैं इनका बहुत बड़ा रोल रहा और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में अधिकांश पूछा जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव, तो 1980 की अगर बात करें, मिखाइल गोर्बाचेव ने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और डेमोक्रेसी को अपनाया। इसके साथ ही इन्होंने पॉलिटिकली रिफॉर्म किया सोवियत सिस्टम में और इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं उनको लागू किया गया। और इसी टाइम में 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का डिक्लेरेशन भी हुआ और यहाँ पर न्यू जो है स्टेट्स भी बनने लगे। अब यहाँ पर देखते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ फोर सोवर्निटी। अब जैसे अगर हम देखें आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991 में यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ थी जैसे बोरिस येल्त्सिन और रूस, यूक्रेन, बेलारूस, इन सब ने डिक्लेरेशन दे दिया सोवियत संघ की घोषणा का। और यहीं पर 15 नए जो कहें देशों का उदय हुआ CIS के रूप में। और ये CIS क्या थे? 15 न्यू रिपब्लिकन्स थे जो USSR से बने थे। फाइनली यहाँ पर कुछ कंट्रीज जिनकी बात करें, पैलेटिक रिपब्लिक जिसमें इथोनिया, लैटविया और लिथुआनिया आते हैं। यूक्रेन, जॉर्जिया भी इसमें बाद में फाइनली शामिल हो गए थे। डिज़ायर टू गेट रिड ऑफ बैकवर्ड सेंट्रल रिपब्लिक्स। अब ये जो चेंज आया कोल्ड वॉर हमारा 1945 से लेके 1991 तक चला, उसके बाद एक चेंज देखने को मिला। जो अभी हम बात कर रहे थे 15 रिपब्लिक्स यूरोपियन यूनियन से निकल के आए और एक ऑर्डिनरी पीपल जो है वो कहीं ना कहीं अलाइंड सिस्टम से भी दूर हो गया था। ये अलाइंड सिस्टम भी ख़त्म हो गया। जो इकोनॉमिक प्राइस था, एक बैकवर्डनेस थी सोवियत यूनियन के उस टाइम पर, तो वो तो देखने को मिली। बट फाइनली एंड हुआ कोल्ड वॉर का और यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे वो स्ट्रॉन्गली दिखाई दिए। रिलीजियस जो डिफरेंस था उसका रेस्ट हुआ और सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी, जो बैकवर्डनेस था, उसका भी कहीं ना कहीं एंड हुआ। यहाँ पर
अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का एंड हुआ 1991 में। अगर डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का हुआ तो यहाँ पर एंड हो गया कोल्ड वॉर का, क्योंकि कोल्ड वॉर कारण ही क्या था कि दो सुपर पावर के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था और एक सुपर पावर का एंड हो गया, तो कोल्ड वॉर का भी एंड हो गया। सेकंड, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। ये जो पावर का रिलेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा था वो भी चेंज हुआ। थर्ड, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन द इमर्ज ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। एक ब्लॉक जो सोवियत ब्लॉक हमारा था, एक सोशलिस्ट ब्लॉक बना हुआ था, वो ब्लॉक जो है पूरी तरह से एंड हो गया और नए ब्लॉक्स जो हैं या कहें नई कंट्री का शुरुआत हुई। अब बात करते हैं द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अभी जो ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स चल रहा था सोशलिस्ट सिस्टम के बीच में, कैपिटलिस्ट सिस्टम के बीच में, अब ये कोई इशू या कोई मुद्दा इसमें नहीं बचा था। ये जो डिस्प्यूट्स था मिलिट्री अलायंस का, टू ब्लॉक्स जो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि दो ब्लॉक में वर्ल्ड को बांट दिया गया। यूएसए क्या था, अपना ब्लॉक बना रहा था, ईस्टर्न ब्लॉक वेस्टर्न ब्लॉक के रूप में दो ब्लॉक बन गए थे, एक यूएसएसआर का और एक यूएसए का। जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो यूएसए, जिसने अपना नाटो अलायंस बनाई, इसके अगेंस्ट यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाई थी। तो ये जो ब्लॉक्स था इसमें न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी एक दौड़ शामिल हो गई थी, मिलिट्री ब्लॉक्स बनने लगे थे और आर्म रेस जो शुरू हो गई थी। अब पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। ये जो पावर रिलेशन देखने को मिला वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इसमें भी चेंज देखने को मिला। कोल्ड वॉर एंड होने के बाद जो है पावर रिलेशन, एक इंटरनेशनल आईएमएफ जो है ये पावरफुल हो गया। इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे जो है ये पावरफुल हो गए क्योंकि इन्होंने हेल्प प्रोवाइड की, जो स्टेट्स थे उनको इकोनॉमिकल हेल्प प्रोवाइड की। इसके साथ साथ इमर्ज हुई मैनी न्यू कंट्रीज। अब जो एंड होने के साथ साथ जैसे ही एक सुपर पावर का एंड होता है तो नई नई कंट्रीज जो हैं एक इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस के साथ आती हैं। बैल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स देखने को मिले। यूरोपियन यूनियन जो नाटो इन्होंने बनाया था, ट्रीटी अभी जो मैंने पहले बताया, नाटो और वार्सा पैक्ट दोनों अलायंस बनी हुई थी, दोनों ग्रुप की एक मिलिट्री अलायंस बनी हुई थी, वो देखने को मिली। तो उसमें से भी नई कंट्रीज इमर्ज हुई। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो भी एडवांटेज मांगने लगी जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो और इसके साथ साथ न्यू कंट्री, पावरफुल कंट्री एक अल्टरनेट के रूप में, जैसे चाइना थी, ये एक नई पावर के रूप में उभर के आए, रशिया, चाइना। तो ये न्यू प्लेयर्स भी कह सकते हैं हम इसको कि इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो देखने को मिली और उनका एंड भी हुआ। शॉक थेरेपी इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन द पास्ट कम्युनिस्ट रिजिम्स। अगर हम शॉक थेरेपी की बात करें, शॉक थेरेपी क्या एक ऐसा पेनफुल ट्रीटमेंट था कि जहाँ पर शॉक थेरेपी को सीधे सरल शब्दों में कहें कि आघात पहुँचाकर उपचार करने वाली थेरेपी। यानी जो सोवियत सिस्टम के रिपब्लिकन स्टेट्स थे उनको एक इंटरनेशनल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हेल्प प्रोवाइड कराई गई थ्रू वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा। अब ये जो शॉक थेरेपी थी इसमें मॉडल का ट्रांजिशन किया गया। यानी जो आइडियोलॉजिकल वार हम बात कर रहे थे, वॉर जो चल रहा था कि दोनों ग्रुप के बीच में, उस मॉडल को चेंज करने के बदले हेल्प प्रोवाइड कराई गई जिसको हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। अब इसमें अगर हम शॉक थेरेपी की बात करें तो यहाँ पर क्या किया गया, जो कोलैप्स हो गया कम्युनलिज्म का, इसमें एक पेनफुल प्रोसेस जो था सोशलिस्ट सिस्टम को एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को बदलने में प्रयोग किया गया, जिसको शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसको हम एक मॉडल के रूप में भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन इन रशिया। ये शॉक थेरेपी कहलाएगा, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा हेल्प प्रोवाइड कराई गई और मॉडल चेंज किया गया सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट। तो ये आज की वीडियो में कि जो भी हमने इसमें डिसइंटीग्रेशन से जुड़ी हुई बातें सुनी,
और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।